हाय अल्लाह, गजब हो गया। लुट गए हम तो। बर्बाद हो गए। नौकरानी शम्मो हवेली के बड़े हॉल में सर पर हाथ रखे चीखती हुई भाग रही थी और उसकी आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। उसके पीछे पीछे घर के बाकी मुलाजिम भी ऐसे भाग रहे थे जैसे कोई बला लगी हो और पूरे हॉल का नक्शा ही बदल गया हो। हॉल में मौजूद तमाम रिश्तेदार एकदम से चौंक कर खड़े हो गए और सबके चेहरे पर हवाइयां उठने लगी, क्योंकि दादा बरकत अली इस घर के वाहिद सतून थे जिनके दम से ये 12 दरी वाली हवेली आबाद थी। शम्मू, तुम थोड़ा धीरे से नहीं चला सकती? क्या पूरे मोहल्ले को इकट्ठा करके का इरादा है क्या? जोया, जो अपने 22वें साल में कदम रख चुकी थी और जिसकी पूरी दुनिया सिर्फ उसके मोबाइल फोन के गिर्द घूमती थी, उसने दिन मिला कर कहा, जोया बीबी, अब मोहल्ला क्या पूरा शहर इकट्ठा हो जाएगा क्योंकि दादा जी को हमें छोड़कर चले गए। शमा ने हाँफते हुए जवाब दिया और फर्श पर बैठकर रोने लगी। जोया, जो अपनी खूबसूरती और अपनी मुख्तसर वीडियोस की वजह से पूरे इलाके में मशहूर थी, उसे ये सुना तो एक लम्हे में साकित रह गई, लेकिन फिर उसके अंदर की फनकार जाग उठी। उसे जल्दी से अपने बाल दरुस्त के चेहरे पर दुख के तासुरात सजाए और अपनी दस्ती कंप्यूटर नुमा मोबाइल का कैमरा ऑन कर लिया ताकि अपने चाहने वालों को बता सके कि उसके अजीम दादाजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। क्या तुम अब भी अपनी इन फिजूल वीडियो में लगी रहोगी सोया? तुम्हें जरा भी एहसास है घर पर कितनी बड़ी अवतार पड़ी है? अरमान ने बेजारी से कहा, जो माहौल के दूसरे कोने में बैठा अपने काम में मसरूफ था। अरमान भाई, आप क्या जाने एक फनकार के लिए अपनी मदाहों से जुड़े रहना कितना जरूरी है? आखिर मैं ही इस घर की इकलौती मशहूर शख्सियत हूँ। जोया ने एक आंख बंद करके वीडियो का जाविया दुरुस्त करते हुए जवाब दिया। अरमान, जो 26 साल का हो चुका था और शहर से आला कारोबारी तालीम मुकम्मल करके वापस आया था, वो शुरू से ही जोया के उस लाउबालीपन से नाला था। वो दादाजी का बड़ा पोता था। उससे हमेशा से ये लगता था कि इस हवेली का वकार बरकरार रखना सिर्फ उसी की जिम्मेदारी है। जोया, तो अपनी ये बचपने वाली बातें बंद करो और होश के नाखुन लो। दादाजी ने हमें इसलिए नहीं पाला कि हम उनके जाने पर नुमाइश करते फिरे। अरमान ने गुस्से से अपना कंप्यूटर बंद किया और सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। अभी ये बहस जारी थी कि वो नगीना, जो कि इस घर की सबसे बड़ी सियासतदान थी, अपने भारी भरकम वजूद के साथ हॉल में दाखिल हुई और मसनूई आहो बुकार शुरू कर दी। हाय मेरे अब्बा, हमें किसके सहारे छोड़ गए? अब इस जायदाद का क्या होगा? इन बच्चों का क्या बनेगा जो सिर्फ लड़ना जानते हैं? फूफा नगीना ने आसमान सर पर उठा लिया। अनमान ने तसल्ली देने की कोशिश की, लेकिन उनको सिर्फ जायदाद की बातों की तरफ रुख था। वो बहुत जरा हौसला रखे, अभी तो हम इनका चेहरा भी नहीं देखा, अब बंटवारे की बातें कर रही है। अरमान ने नागवारी से कहा। हम इसी दौरान हवेली के बड़े दरवाजे से वकील साहब ने अपने काले कोट में मलबूस हाथों में एक बड़ा सा ब्रीफ केस लिए दाखिल हुए और सबको खामोश रहने का इशारा किया। सब हजरात ठहर जाए, सब्र का दामन हाथ से न छूटे। दादाजी मरे नहीं है, बल्कि वो तो सिर्फ कोमा में चले गए, वकील साहब ने बुलंद आवाज में ऐलान किया। ये सुनते ही हॉल में एक अजीब सी खामोशी छा गई और शम्मू ने रोना बंद करके वकील साहब को ऐसे देखा जैसे वो कोई जादूगर हो। मेरा मतलब है वो कोमा में जाने का ड्रामा, यानी कि वो फिलहाल बेहोश है, लेकिन उन्होंने अपने होश उड़ा देने वाली वसीयत मेरे पास जमा करवा दी है, जिस पर अमल करना आप सबका फर्ज है। वकील साहब ने कागजात निकालते हुए कहा। वकील साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? अभी तो दादाजी के बचने की उम्मीद है और आप वसीयत पढ़ने आ गए? अरमान ने हैरत से पूछा। अरमान साहब, ये दादाजी की अपनी ख्वाहिश थी कि उनकी हालत गैर होते ही ये वसीयत सबको सुना दी जाए। अब खामोशी से सुने। उन्होंने लिखा है। वकील साहब ने गला साफ किया और पढ़ना शुरू किया। वसीयत के मुताबिक बरकत स्वीट शॉप, जो कि गुज़श्ता 10 सालों से बंद पड़ी है, वो इस जायदाद की चाबी है। जो भी पोता या पोती इस दुकान को 30 दिन के अंदर अंदर मुनाफा मिलाएगा, ये पूरी हवेली और जायदाद उसी के नाम कर दी जाएगी और बाकी सबको सिर्फ खाली हाथ रहना पड़ेगा। वकील साहब ने आखिरी जुमला बड़ी ताकीद से अदा किया। मिठाई बनाना, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। मैं वैसे भी बावर्ची खाने में नई नई चीजें बनाती रहती हूँ। जोया ने अपने आंसू पूछते हुए बड़ी खुद एतमादी से कहा और अपनी वीडियोस के लिए एक नया अनुमान सोचने लगे। जोया, तुम होश पे हो? मिठाई बनाना कोई खेल नहीं है, बल्कि ये एक फन है और तुम्हारे बस की बात नहीं है। अरमान ने तंज किया। वकील साहब,
क्या आपको लगता है कि मैं एक आला कारोबारी डिग्री होल्डर होकर एक दुकान पर हलवाई बनकर बैठूंगा और लोगों की जलेबियां तोल कर दूंगा? मैं ये काम हरगिज नहीं करूंगा। ये मेरी तौहीन है। अरमान ने गुस्से से वकील की तरफ देखा। अरमान साहब, पैसा आपका है। या तो हलवाई बन जाए या फिर इस अजीम और शान हवेली से हाथ धोकर बैठे, क्योंकि वसीयत में कोई तब्दीली नहीं हो सकती। वकील साहब ने अपने कागजात समेटे और जाने के लिए मुड़े। सब रिश्तेदार अब अरमान और जोया को ऐसे दिख रहे थे जैसे कोई अजीब मखलूक हो। उधर कमरे में बेड पर लेटे दादाजी, जो सबकी बातें सुन रहे थे, उन्होंने कंबल के अंदर ही एक आंख खोली। उनके लबों पर एक शरारती मुस्कुराहट आई। अब आएगा असल मजा। उन दोनों मगरूर बच्चों को जमीन पर लाने का यही बात तरीका था। दादाजी ने दिल ही दिल में सोचा और दोबारा बेहोशी की अदाकारी करने लगे। अरे अरमान मियाँ, यहाँ तो कदम रखने का मतलब यह है कि बंदा सीधा अस्पताल के हंगामी वार्ड में दाखिल हो जाए। जोया ने अपनी नाक पर 3 तहों वाली चश्मा रुमाल रखते हुए दुकान के टूटे हुए दरवाजे से अंदर झांका। दुकान के अंदर मकड़ियों के ऐसे मजबूत और घने जाले बना रखे थे जैसे वो मिठाई की जगह कोई कदीम अजायब घर हो, और फर्श पर जमी धूल की तह बता रही थी कि यहाँ आखिरी बार सफाई शायद पिछली सदी में हुई होगी। वहां एक बोसीदा लकड़ी के स्टूल पर चाचा शकूर बैठे थे, जो हाथ में एक पुराना मैला कचेला तौलिया पकड़े बड़ी तनही से मक्खियां मारने के आलमी मुकाबले की मशक कर रहे थे। देखो जोया, ये कारोबार के लिए नहीं बल्कि सिर्फ चूहों की रहायशगाह के तौर पर इस्तेमाल हो सकते हैं, और मैं यहाँ 1 मिनट मजीद खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे अपनी सेहत अजीज है। अरमान ने अपनी कीमती जूतों को कचरे से बचाते हुए बेजारी से कहा, खुशामदीद छोटे मालिक। आपके आने से इस वीरान दुकान पर जैसे बाहर आ गई है, और मेरे एक मुरझाए हुए दिल में उम्मीद की किरण जागी है। चाचा शकूर ने लंगड़ाते हुए आगे बढ़कर अरमान का इस्तकबाल किया, लेकिन उनके हाथ में मौजूद मक्खियां मारने वाला तौलिया अरमान के साफ सुथरे महंगे कोट से मिस हो गया। अरमान ने घबराकर पीछे छलांग लगाई और अपने कोट को ऐसे झाड़ा जैसे उस पर कोई खतरनाक मवाद गिर गया हो, और उसके चेहरे के तासुरात दीदनी थे। चाचा शकूर, ये बाहर नहीं बल्कि मिट्टी का वो तूफान है जो आपके हर कदम के साथ उठ रहा है। क्या आपने पिछले 10 सालों में एक बार भी झाड़ू उठाने की तकलीफ नहीं की? या आपको मिट्टी से कोई खास रिश्तेदारी है? जोया ने कोने में पड़े हुए काले रंग की बड़ी कड़ाही को देखकर पूछा, चूंकि गर्दो गुबार की वजह से अपनी पहचान खो चुकी थी। जी जी बीबी जी, सफाई तो रोज होती थी, मगर ये मिट्टी भी दादाजी के जमाने की है, इसलिए इससे खास निस्बत हो गई है, और मैं इसे हटाने की हिम्मत ही नहीं कर पाता। चाचा शकूर ने बड़ी सादगी से सर खुजाते हुए जवाब दिया, चाचा, ये अनसीयत नहीं बल्कि सीधा सीधा बीमारियों को दावत देना है। मैं एक पढ़ा लिखा कारोबारी इंसान होने के नाते इस खंडन में अपना काम जाया नहीं कर सकता, जहां छत का प्लास्टर भी गिरने को तैयार हो रहा है। अरमान ने दुकान की हालत को देखा, जिसका एक बड़ा टुकड़ा बिल्कुल उसके सर के पास आकर गिरा था। यहाँ का तो पूरा ढांचा ही तबाह हो चुका है, और इसे मुनाफा मिलाना तो दूर की बात है, इसे ठीक करने में हवेली की आधी कीमत लग जाएगी। इसलिए जज्बात से निकलकर हकीकत का सामना करें। जोया, मेरी बात मानो, और हम वकील साहब से बात करके ना इस जगह को किसी ठेकेदार को बेच देते हैं, ताकि कम से कम कुछ तो पैसा हाथ आए और हम इस मुसीबत से जान छुड़ाएं। अरमान ने हतमी फैसला सुनाते हुए कहा, छोटे मालिक, ऐसी मनहूस बात जुबान पर मत लाए, वरना बरकत अली साहब की रूह तड़प उठेगी। ये दुकान उनकी इज्जत और शहर में उनकी पहचान है। चाचा शकूर एकदम से अरमान के पैरों में गिर गए और ऊंची आवाज में रोना शुरू कर दिया। उनके अचानक इस जज्बाती हमले से अरमान बुरी तरह से बौखला गया। उसे तो समझ ही ना आया कि वो चाचा को कैसे संभाले या अपने पैर उनकी गिरफ्त से कैसे छुड़ाए। 40 साल हो गए मुझे इस चौखट की खिदमत करते, और बाप जवान होकर कह रहे कि हम इसे बेच दें। अगर ये दुकान बिक गई तो मैं बूढ़ा कहाँ जाऊंगा, और दादाजी को कब्र में क्या जवाब दूंगा कि आपके वारसों ने आपकी निशानी ही नीलाम कर दी। चाचा शकूर ने अरमान की पतलून पकड़ के ऐसे हिचकियाले कि बाहर से गुजरते हुए लोग भी रुक कर दुकान के अंदर झांकने लगे। देखा अरमान भाई, आपके अंदर तो इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं है, और आप सिर्फ दौलत के तराजू में रिश्तों को तोलते हैं। जोया ने मौका का गलत
फायदा उठाते अपना फोन निकाला और चाचा शकूर की रोती हुई वीडियो बनानी शुरू कर दी, ताकि अपने मदाहों को अरमान की संगदिली दिखा सके। मैं अकेले ये दुकान चलाऊंगी और साबित कर दूंगी कि दादाजी की निशानी को बचाने के लिए डिग्रियों की नहीं बल्कि जिगर की जरूरत होती है, जो आपके पास शायद है ही नहीं। जोया ने अरमान को नीचा दिखाने के लिए ऐसे जज्बाती जुमले कहे कि चाचा शकूर ने फौरन रोना बंद करके उसे दुआ देना शुरू कर दी। आप बिल्कुल फिक्र ना करिए चाचा, मैं हूं ना। हम इस दुकान को फिर से शहर की सबसे बड़ी मिठाई की दुकान बनाएंगे और उन लोगों को दिखाएंगे जो कि समझते हैं कि बहुत अक्लमंद है। जोया ने फातिहाना नजरों से अरमान को देखते हुए कहा, अच्छा, तो अब तुम्हें मुझे चैलेंज कर रही हो और समझती हो कि मैं जायदाद से दस्तबरदार हो जाऊंगा। ठीक है जोया, मैं भी देखता हूँ कि तुम ये मुआवजा कैसे करती हो और इस मिट्टी के ढेर को सोना कैसे बनाती हो। अरमान ने अपनी अना पर लगी चोट को महसूस करते तीखे लहजे में जवाब दिया, मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम 2 दिन बाद यहाँ की गंदगी देखकर ही हिम्मत हार जाओगे, लेकिन मैं तुम्हें मौका नहीं दूंगा कि तुम जायदाद पर अकेली कब्जा कर लो। इसलिए मैं भी यही बैठूंगा और तुम्हारी हर हमाकत पर नजर रखूंगा। आधा हिस्सा मेरा, और कल से मैं तुम्हारे हर गलत फैसले को रोकने के लिए इसी दुकान में मौजूद रहूंगा। अरमान ने अपनी कमीज की आस्तीनें ऊपर चढ़ाते हुए गुस्से से कहा, ठीक है अरमान भाई, फिर कल सुबह 6 बजे काम शुरू होगा और अगर आप 1 मिनट भी लेट हुए तो आपको दुकान के अंदर दाखिल नहीं होने दूंगी, क्योंकि नज्म ज़ब्त कामयाबी की पहली सीढ़ी होता है। जोया ने उंगली उठाकर उसे तनबिया की। अरमान ने बेजारी से सर हिलाया और मुड़कर तेजी से अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया, जबकि जोया ने भी अपने जूते बचाते हुए दुकान के बाहर कदम रखा। चाचा शकूर ने उन दोनों को जाते देखा और आसमान की तरफ हाथ उठाकर दुआ मांगी, या अल्लाह, इन दोनों की लड़ाई में कहीं मेरी दुकान का बचा कचा ढांचा ही ना गिर जाए। बस अब तो इस दुकान का वारिस है। चाचा शकूर ने अपने मेले रुमाल से आके पूछते हुए दुकान का जंग आलूद शटर गिराने की नाकाम कोशिश शुरू कर दी। चाचा शकूर, ये आप क्या कर रहे हैं? क्या अब तक इस पुराने झाड़ू से फर्श पर रगड़ रहे हैं? अब यहाँ पुराने तरीकों की कोई गुंजाइश नहीं है। जोया ने दुकान के वस्त में खड़े होकर बुलंद आवाज में कहा और अपना वो अजीब व गरीब रंग बिरंगा हिफाजती लिबास दुरुस्त किया, जो इसने खास तौर पर इस काम के लिए निकाला था। उस लिबास पर इतने ज्यादा फूल बूटे बने थे कि उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे कोई पूरा बाग चलता फिरता दुकान में आ गया हो, और उसकी चमक से अरमान की आंखें चंदिया रही थी। अरमान जो एक पुरानी रजिस्टर पर पिछले सालों का हिसाब जोड़ने की कोशिश कर रहा था, उसने सर उठाया और जोया की हुलिये को देखकर ठंडी आह भरी। सोया मिठाई की दुकान पर काम करने आई हुई हो या किसी शादी की तकरीब में शिरकत करने? अरमान भाई, अब जरा हिसाब किताब से नजर हटाकर मेरे नए ख्यालात की तारीफ तो करें। बीबी जी, ये आपने किस किस्म का चमकीला कपड़ा मेरे गले में लटका दिया है? मुझे तो इसमें सांस लेने में भी दुश्वारी हो रही है। चाचा शकूर ने अपने गले में बंधे हुए रेशमी कपड़े को खींचते हुए दहाई दी, जिसे जोया ने जबरदस्ती उनका नया वर्दी करार दिया था। जोया ने चाचा शकूर के पास जाकर उनका कंधा थपथपाया और एक बड़े ही तख्ते पर कुछ नए नाम लिखने लगी, जो उसने कल रात सोच कर रखे थे। चाचा शकूर, अब इस दुकान में वो पुराने और घटे पटे नाम नहीं चलेंगे जिन्हें सुनकर ही नींद आने लगती है, बल्कि अब हम गुलाब जामुन को गुलाब बेरी के मीठे गोले कहेंगे, ताकि लोग इसे जदीद मिठाई समझ के खरीदे। जोया बीबी, अल्लाह का वास्ता है ऐसे नाम मत रखें, वरना ग्राहक समझेंगे कि हमने यहाँ मिठाई नहीं बल्कि कोई दवाई बेच रहे हैं। आज से ये पुराने नाम इस दुकान के दरवाजे पर नजर नहीं आने चाहिए। जोया जी, आपकी खिदमत में ये सुरख गुलाब हाजिर है। सुना है कि आपने शहर के सबसे बड़े हलवाइयों को पीछे छोड़ने का फैसला कर लिया है। ये आवाज मोहल्ले के आवारा लड़कों की थी, जो कि बहाल में आधी बोतल तेल थूक और चमकीली कमीज पहने दुकान के अंदर दाखिल हो रहे थे। उसके हाथ में एक मुरझाया हुआ फूल था और वो अपनी मस्तूई मुस्कुराहट से जोया को मुतासिर करने की नाकाम कोशिश कर रहा था। अरमान ने जब उनको देखा तो उसका पारा एकदम से आसमान को छू गया और उसने अपना कलम मेज पर पटक दिया। ओ भाई, तुम कौन हो और यहाँ बिन बुलाए क्यों चले आए हो?
क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि यहाँ सफाई का काम चल रहा है और किसी गैर मुतलका शख्स का आना मना है? अरमान ने गुस्से से उसका रास्ता रोकते हुए कहा, देख बेकल के आए हुए शहरी बाबू, मुझे तुम नहीं जानते हो, वरना इस तरह बात करने की हिम्मत न करते। मैं इस मोहल्ले का राजा हूँ। पवन ने अपनी कमीज के कॉलर ठीक किए और अरमान की आंखों में आंखें डालकर उसे डराने की कोशिश की। जोया ने देखा कि मामला बिगड़ रहा है, तो झाड़ू हाथ में लिए उन दोनों के दरमियान आ गई, ताकि किसी बड़ी लड़ाई को रोका जा सके। पवन मियाँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारे घर में कोई कामकाज नहीं है जो तुम सुबह यहाँ यहाँ खड़े हुए हो? जोया ने बबन को डांटते हुए पूछा, लेकिन बबन तो जैसे उसकी आवाज के सहर में खो गया था। जोया जी, जब आप डांटती है तो ऐसा लगता है कि जैसे जलेबियां कढ़ाई में छन छन करा रही हो। सुना है कि आप अब मिठाई के इस कारोबार से वाबस्ता हो गई है। तुम्हारी ये फजूल शायरी यहाँ नहीं चलेगी और तुम ये अपना सड़ा हुआ फूल लेकर फौरन यहाँ से दफा हो जाओ, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा। अरमान ने बबन को धक्का देते हुए कहा, जिस पर बबन ने भी अपनी आस्तीनें ऊपर चढ़ा ली। तुझे तो मैं बाद में देखूंगा, पहले मुझे जोया जी से बात करने दो, क्योंकि मैं इनका पहला ग्राहक बनना चाहता हूँ और इस दुकान की किस्मत बदलना चाहता हूँ। जोया को गुस्सा आया। वो पीछे मुड़ी जहां आटे से बड़ी बड़ी बोरी रखी थी, जिसे चाचा शकूर ने अभी अभी खोला था। तुम दोनों लड़ना बंद करो, वरना ये मैं आटे की बोरी तुम दोनों की सरों पर दे मारूंगी। और फिर तुम्हें अंदाजा होगा कि हलवाइन से पंगा लेना कितना महंगा पड़ता है। तुम निकलो यहाँ से बबन। हाय ला, ये क्या हो गया? बबन तो सचमुच सफेद भूत बन गया और उसकी सारी चमक दमक खाक में मिल गई। जोया ने जैसे गुस्से में अपना हाथ लहराया और सोचा कि आटे की बोरी से टकराया, और पूरी बोरी का पूरा आटा उछल कर बबन के ऊपर जा गिरा। बबन बेचारा, जो अपनी खूबसूरती पर बहुत नाज करता था, वो अब सर से पांव तक सफेद हो चुका था और उसकी आंखों के अलावा चेहरे का कोई हिस्सा नजर नहीं आ रहा था। अरमान, जो अभी तक गुस्से में था, बबन का ये हुलिया देखकर अपनी हंसी काबू न कर सका और दोहरा होकर हंसने लगा। चाचा शकूर भी कोने में खड़े मुस्कुरा रहे थे, जबकि बबन अपनी आंखें मलता वहां से भाग निकली। हाय ला, ये क्या हो गया? बबन तो सचमुच सफेद भूत बन गया। लो गई। जोया, तुम्हारी दुकान का पहला नमूना तो तैयार हो गया। मुझे यकीन है अब ग्राहकों की ना लाइन लग जाएगी। अरमान ने हंसते हुए जोया से कहा और बबन के नक्शे कदम की तरफ इशारा किया, जो कि पूरे फर्श पर आटे के निशान छोड़ गया था। जोया ने शर्मिंदगी से अपने हाथ झाड़े और बोली, आप पोस्टर बंद करें और इस गंदगी को साफ करने में मेरी मदद करें, वरना दादाजी की वसीयत कभी पूरी नहीं होगी। अरमान ने अपना रुमाल निकाला और हंसते हुए बोला, अब इस सफेद बूथ को दुकान के बाहर खड़ा कर दो, ताकि ग्राहक दूर से ही डरकर अंदर आ जाए। आज हमारा पहला दिन है और मैंने ऐसी मिठाइयां तैयार करने का मंसूबा बनाया कि पूरा शहर उंगलियां चाटता रह जाएगा और लोग बरकत स्वीट शॉप के नाम की माला जपेंगे। जोई ने बड़ी शान से दुकान के काउंटर पर एक बड़ा सा गत्ते का बोर्ड रखा, जिस पर उसने रात पर जाकर रंग बिरंगी रोशनियों से नई मिठाइयों के नाम दर्ज किए थे। अरमान ने जैसे ही वो फरसत उठाई, उसके माथे पर पसीना आ गया और उसने अपने सर को दोनों हाथों से थाम लिया, क्योंकि वहां ऐसी इजादात लिखी थी जो किसी आम इंसान के वहमो गुमान पे भी नहीं आ सकती थी। जोया, ये क्या तुम मजाक शुरू कर रखा है तुमने? भला कोई होश मुंह इंसान चीज बर्गर, बर्फी और टाइट जलेबी नाम की चीजें मिठाई की दुकान पर रखता है क्या? तुमने पहले ही दोनों ग्राहकों को अस्पताल पहुंचाने का पुख्ता इरादा कर लिया है। अरमान ने गुस्से से बोर्ड मेज पर पटकते हुए सवाल किया, अरमान भाई, आप तो बस तनकीद करना जानते हैं। आपको क्या पता, आजकल की जदीद दौर में लोग ऐसी अनोखी चीजें ढूंढते हैं और मैं देखना चाहती हूँ कि कौन है इसे नहीं खरीदता। जोई ने बड़ी खुद एतमादी से अरमान की तरफ देखकर जवाब दिया, बीबी जी, ये चीज बर्गर बर्फी क्या मिल बना है? क्या हमें बर्फी के अंदर कीमा भरना होगा या फिर बर्गी के अंदर खोया डालकर उसे तलना होगा? चाचा शकूर ने अपनी मोटी ऐनक नाक पर टिकाते बड़ी मासूमियत से पूछा। चाचा शकूर, आप बस लड्डुओं की तैयारी करें और ये तकनीकी काम ना मुझ पर छोड़ दें, क्योंकि मैं जानती हूँ ग्राहकों को अपनी तरफ कैसे मुतवज्जा करना है
और उनके जायकों से कैसे खेलना है। जोया ने चाचा स्कूल को चुप करवाते हुए कहा। अरमान ने एक लंबी आह भरी और बड़बड़ाने लगा। जोया, तुमने लोगों को शुगर से मारना है या हार्ट अटैक देना है? मुझे तो अभी से फूड इंस्पेक्टर की गाड़ी दुकान के बाहर खड़ी नजर आ रही है और मैं जेल जाने की तैयारी कर रहा हूँ। अरमान ने बेजारी से अपनी कुर्सी पीछे घसीटते हुए कहा। देखो अरमान भाई, ग्राहक आ रहे हैं, अब अपनी शक्ल थोड़ी बेहतर बना लो और ये शहरी बाबू वाली संजीदगी ना एक तरफ रख दो, वरना लोग तुम्हारा मुंह देखकर ही मिठाई चखे बगैर ही भाग जाएंगे। जोई ने सड़क की तरफ इशारा करते हुए कहा, जहां से एक बूढ़ा आदमी अपनी लाठी टेकता हुआ दुकान की तरफ बढ़ा था। वो बूढ़ा आदमी अंदर दाखिल हुआ और जैसे उसने मेन्यू कार्ड पर नजर डाली, उसके चेहरे के तासुरात ऐसे बदल गए जैसे उसने मिठाई की जगह कोई जहरीली चीज देख ली हो। बेटा, ये डाइट जलेबी क्या होती है? किसी खाने से बंदे का वजन कम होता है या ये सिर्फ हवा से बड़ी होती है? बूढ़े ने अपनी लाठी फर्श पर मारते हुए सवाल किया। बाबा जी, ये जलेबी खाकर आपको खुद को 20 साल का जवान महसूस करेंगे और आपकी सारी बीमारियां हवा हो जाएगी। जोया ने मक्खन लगाते हुए जवाब दिया। बेचारा बाबा जी चीज बर्गर बर्फी का नाम सुनकर उल्टे पांव भाग खड़ा हुआ और मैम ने जोरदार कहकर लगाया कि देखा, तुम्हारी इस जदीद मिठाई का पहला गाहक तो बगैर चखे ही रफू चक्कर हो गया। हाल मेरे अब्बा की बरकत भरी दुकान का क्या असर कर दिया तुमने नादान बच्चों ने। मैं तो ये मंजर देखकर ही जीते जी मर गई हूँ। ये आवाज पप्पू नगीना की थी, जो अब रेशमी चादर लहराती हुई और मसनूई हिचकियां लेती दुकान के अंदर दाखिल हुई। वो आते ही दीवारों को ऐसे छूने लगे जैसे बरसों बाद अपने किसी बिछड़े हुए अजीज से मिल रही हो, और उनकी आंखों से गिरने वाले मगरमच्छ के आंसू साफ नजर आ रहे थे। बेटा अरमान, तुमने काम नहीं कर पाए। तुमने तो शहर के बड़े बड़े नाज नाजुक मिजाज लड़के हो। ये दुकान मेरे नाम कर दो, मैं एक शानदार ब्यूटी पार्लर करूंगी। यहाँ पूरे मोहल्ले की औरतें अपनी पगड़ी बिगड़ी हुई शक्लें संवार कर आएगी और मेरे अब्बा का नाम भी रोशन होगा। फूफो ने अपनी असल ख्वाहिश का इजहार करते अरमान का हाथ थाम लिया। फूफो, आप पार्लर की फिक्र छोड़ें और ये बताएं, क्या आपको हमारी नई मिठाइयाँ पसंद आई या आपका इरादा भी किसी और ग्राहक की तरह भागने का है? अरमान ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। फूफो, आप यहाँ सिर्फ रोना धरना करने आई हैं या हमें काम भी करने देंगी? क्योंकि हमारे पास ना फालतू वक्त बिल्कुल नहीं है। जोया ने तीखे लहजे में पूछा, क्योंकि उसे फूफो की नीयत पर पहले ही दिन से शक था। नगीना बेगम ने एक जहरीली नजर जोया पर डाली और अपनी चादर दुरुस्त करते बड़ी हमदर्दी से बोली, मैं तो बस तुम लोगों की मदद करना चाहती थी कि तुम तो तमीज ही भूल गई हो। वो मुड़ी और जैसे ही अरमान और जोया किसी ग्राहक की तरफ मुतवजा हुए, उन्होंने तेजी से अपने बैग से नमक का एक बड़ा पैकेट निकाला और उसे चीनी की खुली बोरी में उलटकर मिक्स कर दिया। अब देखती हूँ तुम लोगों की मिठाई कौन खाता है और कैसे तुम ये दुकान 30 दिन में मुनाफा में लाते हो। फूफो ने दिल ही दिल में शैतानी सोच के साथ मुस्कुराते हुए कहा और फिर बुलंद आवाज में बोली, अच्छा मैं चलती हूँ, लेकिन याद रखना ये दुकान जल्द ही मेरी मलकियत होगी। फूफो जाते जाते एक मशवरा तो सुनती जाए। आप पॉलर खोलने से पहले अपनी इन लंबी लंबी मूछों को मिलवाने पर थोड़ा तवज्जो दें तो ज्यादा बेहतर होगा। जोया ने पीछे से जोर से आवाज दी। फूफो ये लगीना ये सुनकर तिल मिला कर रह गई और गुस्से में पैर पटकती दुकान से बाहर निकल गई, जबकि उनका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। अरमान ने जोया की तरफ गुस्से से देखा और कहने लगा, जोया, बड़ों से ऐसे बात नहीं करते, चाहे वो जायदाद की लालची ही क्यों ना। आखिर वो हमारी फूफो है। अरमान भाई, आप अपनी ना ये शहरी शराफत अपने पास रखें। मुझे अच्छी तरह पता है कि वो यहाँ खैर खैरियत बांटने नहीं आई थी, बल्कि उनके दिमाग में ना कोई खिचड़ी पकड़ी। जोया ने चीनी की बूटी की तरफ बढ़ते हुए जवाब दिया, जिसमें अब नमक मिल चुका था। अरमान भाई जल्दी करें, हमारी किस्मत का ताला खुलने वाला है और पूछिए 50 किलो लड्डुओं का ऑर्डर हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। जोया ने दुकान के अंदर दाखिल होते एक बड़ा सा कागज लहराते हुए कहा और उसके चेहरे पर ऐसी चमक थी जैसे कोई खजाना मिल गया। अरमान ने अपना हिसाब किताब वाला रजिस्टर एक तरफ रखा और हैरत से जोया को देखा, क्योंकि खुशी के मारे
दुकान में रक्स करने के मूड में लग रही थी। जोया, होश के नाखून लो। 50 किलो लड्डू बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। और फिर ये लड्डू दिया किसने है जो तुम इतनी खुश हो कर रही हो? अरमान ने अपनी कुर्सी से उठते सवाल किया। अरमान भाई, ये शहर के सबसे मशहूर पहलवान गामा पहलवान के बेटे की शादी का ऑर्डर है, और अगर हमने ये वक्त पर पूरा कर दिया तो बरकत स्वीट का नाम पूरे शहर के कोने कोने में गूंजेगा। जोया ने बड़ी शान से पहलवान का नाम लेकर अरमान को खामोश करवाने की कोशिश की। जी बीबी जी, 50 किलो लड्डू बनाने के लिए हमें अभी से कढ़ाई चूल्हे पर चढ़ानी होगी, वरना कल सुबह तक ना हम सिर्फ बेसन में भूनते ही रह जाएंगे। चाचा शकूर ने अपनी कमर सीधी करते हुए जोशो खरोच से कहा। चाचा शकूर, आप बिल्कुल फिक्र न करें। आज अरमान भाई भी हमारे साथ हलवाई बनेंगे और अपनी इस बड़ी सी डिग्री का इम्तिहान किचन में देंगे। जोया ने शरारत से अरमान की तरफ देखकर चुटकी ली। अरमान ने एक लंबी सांस ली और अपनी आस्तीनें ऊपर चढ़ाते हुए बोला, ठीक है जोया, मैं दिखाऊंगा कि एक पढ़ा लिखा इंसान जब काम करने पड़ा है तो किसी पर मैदान में पीछे नहीं रहता। बस तुम दुआ करना कि मैं बेसन भूनते भूनते खुद ना भून जाऊं। अरमान ने किचन की तरफ कदम बढ़ाते हुए जवाब दिया। अरमान भाई जरा ध्यान दे, ये चम्मच हिलाना लैपटॉप की उंगलियां चलाने जैसा आसान नहीं है, बल्कि इसके लिए बाजुओं में ताकत चाहिए होती है। जोया ने अरमान को कढ़ाई के सामने खड़ा देखकर हंसते हुए कहा, जोया, तो अपनी ये नसीहतें अपने पास रखो। जरा मुझे वो घी का डब्बा पकड़ाओ, वरना ये बेसन कढ़ाई के पंदे से लगकर काला हो जाएगा। अरमान ने तंदही से चम्मच चलाते हुए जवाब दिया। किचन में गर्मी बढ़ती जा रही थी और बेसन की खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल रही थी। जहाँ चाचा शकूर दूसरे चूल्हे पर शीरा तैयार कर रहे थे। अरमान भाई, आपके माथे पर पसीना आ रहा है। कि ये ऐसा ना हो कि आपका पसीना मिठाई में मिल जाए और गावा पहलवान हमें मार मार कर लड्डू बना दे। जोए ने अरमान का मजाक उड़ाते हुए अपनी बात खत्म की। आहा अल्लाह, मेरा हाथ चल गया। अरमान एकदम से पीछे हटा और दर्द की शिद्दत से उसका चेहरा सुर्ख हो गया, क्योंकि गर्म घी का एक बड़ा छींटा उड़कर सीधा उसकी कलाई पर गिरा था। जोए जो अब तक हंस रही थी एकदम से खामोश हो गई और दौड़कर अरमान के पास पहुंची। उसके चेहरे पर छाई शरारत अब गहरी तशवीश में बदल चुकी थी। अरमान भाई, मुझे दिखाए, आपने अपना ध्यान क्यों नहीं रखा? जोए ने अरमान का हाथ थामा और फौरन बर्फ का एक टुकड़ा उठाकर उसके जले हुए हिस्से पर रख दिया। अरमान जो गुस्से में कुछ कहने वाला था, वो जोया की आंखों में नमी देखकर एकदम खामोश हो गया और उसे देखने लगा। जोया, तुम क्यों रो रही हो? मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी जले नहीं तो है। अरमान ने पहली बार इतनी नरमी से जोया से मुखातिब होकर पूछा। ओए होए, सत्यानाश हो गया, सब बर्बाद हो गया और मेरी सारी मेहनत ज़ाया होगी। ये दिल दहलाने व देने वाली आवाज चाचा शकूर की थी, जो एकदम से किचन में गूंजी। अरमान और जोया एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे, जो एकदम से चौंक कर पीछे हटे तो देखा चाचा शकूर के पांव फिसलने की वजह से घी और बेसन की बड़ी हुई कढ़ाई उलट चुकी थी और सारा सामान फर्श पर बह रहा था। चाचा शकूर, ये क्या कर दिया आपने? अब हम गामा पहलवान को क्या मुंह दिखाएंगे? और इतना सारा सामान दोबारा कैसे तैयार होगा? अरमान ने अपना सर पकड़कर परेशानी में चीखते हुए कहा। अरमान भाई, अब बातें करने का वक्त नहीं है, जल्दी करें, वरना गामा पहलवान किसी भी वक्त आता होगा और अगर ऑर्डर लेट हुआ तो हमारी चटनी बना देगा। जोए ने फर्श पर बिखरे हुए सामान को देखकर दहाई देते हुए बात मुकम्मल की। अरमान भाई, होशियार हो जाए, मुझे लग रहा है जैसे जलजला आ रहा है या कोई हाथी हमारी दुकान की तरफ बढ़ रहा है। जोए ने दुकान के बाहर दिखते हुए घबराई हुई आवाज में कहा, जहां दूर से धूल उड़ती हुई नजर आ रही थी। अरमान ने जल्दी से अपना पसीना पोंछा और काउंटर के पीछे सीधा खड़ा हो गया, जबकि चाचा शकूर ने सहम कर एक बड़ा सा चम्मच अपने दिफा के लिए पकड़ लिया। थोड़ी देर में दुकान के दरवाजे पर एक बहुत कद्दावर और पहाड़ी भरकम शख्स नमूदार हुआ, जिसके साथ उसका पहला एक चेला शीरा भी था, जो कि शक्ल से किसी गुंडे से कम नहीं लग रहा था। क्या हमारे लड्डू तैयार है या मैं इस दुकान को उखाड़ कर बाहर फेंक दूं? गामा पहलवान ने अपनी भारी आवाज में गर्ज कर सवाल किया। पहलवान जी, गुस्सा थूक दे, लड्डू बिल्कुल तैयार, कड़क और अभी अभी कढ़ाई से उतरे हुए तैयार है।
अरमान ने लड़ती हुई आवाज में जवाब दिया और लड्डुओं का एक भरा हुआ डिब्बा पहलवान के सामने रख दिया। गामा पहलवान ने अपनी मोटी उंगलियां डिब्बे में डाली और एक बड़ा सा लड्डू उठाकर पूरे का पूरा मुंह में रख लिया। जब शेरा बराबर में खड़ा अरमान और जोया को ऐसी नजरों से घूर रहा था जैसे वो उसका कच्चा गोश्त खा जाएगा। पहलवान ने लड्डू चबाया ही था कि उसका चेहरा एकदम से बिगड़ गया और उसने जोर से फर्श पर थूक दिया, जिससे पूरी दुकान गूंज उठी। ये मिठाई है, ये समंदर का पानी, इस लड्डू में इतना नमक कहाँ से आया? पहलवान ने गुस्से से दहाड़ते हुए अपनी कमीज की आस्तीनें ऊपर चढ़ाई। उस्ताद जी, लगता है इन बच्चों ने आपके साथ मजाक उड़ाने की हिम्मत की है। हुक्म दे तो अभी इनका कीमा बना दो और दुकान के शीशे तोड़ दो। शेरे ने आगे बढ़कर अरमान का गिरबान पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अरमान ने बड़ी मुश्किल से खुद को बचाया। अरमान को समझ ही नहीं आ रही थी कि मीठे लड्डुओं में नमक कहाँ से टपक पड़ा, क्योंकि उसे पुप्पो नगीना की उस घटिया साजिश का इल्म नहीं था। रुक जाओ शीरे, पहले मुझे ये बताओ, ये नमक लड्डू में क्या करा है? क्या तुम लोग पहलवान की ब्लड प्रेशर का मरीज बनाना चाहते हो? पहलवान ने मेज पर मुक्का मारते हुए जिस मिठाई के डिब्बे को उछलकर वो फर्श पर गिर गए। अरे पहलवान जी, आप भी कितने बोले। ये नमक नहीं बल्कि वो वलायती जायका है, जिसे खास तौर पर आप जैसे बड़े पहलवान के लिए तैयार किया गया है। उसने एकदम से आगे बढ़कर बड़ी सफाई से झूठ बोला और शेरे को पीछे हटने का इशारा किया। अरमान ने हैरत से जोया को देखा कि उस संगीन सूरत में क्या कहानी करने जा रही है। पहलवान जी, इसे वलायत में नमकीन शहद वाला लड्डू कहते हैं और वहां के पहलवान दंगल से पहले लाजमी खाते हैं, क्योंकि इसमें मौजूद नमक पट्टों को लोहा देता है और मसल्स में जान डाल देता है। जोया ने इतनी संजीदगी से बात की कि शेरा भी सोच में पड़ गया। क्या वाकई इससे मछलियां, मेरा मतलब है पट्टे, मजबूत होते हैं और थकन नहीं होती? पहलवान ने हैरत से पूछा और अपने बाजू के गोश्त को दबाया। जी पहलवान जी, आजकल के जदीद दौर में सादा मीठा तो आम लोग खाते हैं, लेकिन अब जैसे खास लोगों के लिए हमने ये खास फार्मूला तैयार किया है, जिसका जायका शुरू में नमकीन और बाद में मीठा लगता है। जोया ने मक्खन लगाते अपनी बात जारी रखी। शीरे, जरा तुम भी चखो, शायद ये बच्ची सच कह रही है, क्योंकि वलायत की बातें तो ऐसी ही अनोखी होती है। पहलवान ने एक लड्डू शीरे की तरफ बढ़ाया। जी उस्ताद जी, जायका तो जरा हटकर है, लेकिन अगर इससे ताकत मिलती है तो फिर ये कमाल की चीज है। शेरे ने लड्डू चबाने के बाद फौरन मंत्रा बता और पहलवान को यकीन दिलाने लगा। गामा पहलवान ने दूसरा लड्डू उठाया और इस बार उसे बड़े शौक से खाया और सर हिलाते हुए बोला, हाँ, अब मुझे पुट्ठों में खिंचाव महसूस हो। ये सारे लड्डू पैक कर दो और शेरे, इनको इनाम भी दो। अरमान ने जब पहलवान को खुश होते देखा तो उसकी जान में जान आई और उसने जल्दी से सारे डिब्बे पैक करना शुरू कर दिए, जबकि जोया दूर खड़ी अरमान को आंख मार रही थी। तुम तो वाकई कमाल की फनकार हो जोया, इतनी सफाई से झूठ बोला कि पहलवान जैसा बंदा भी धोखा खा गया और अब वो खुश होकर जा रहा है। अरमान ने पहलवान के जाने के बाद डरी हुई आवाज में कहा, अरमान भाई, उसे अक्लमंदी और कारोबार की पॉलिसी कहते हैं, वरना अब तक तो शेरे ने आपका होलिया बिगाड़ दिया होता और हम अस्पताल में पट्टियां बंधवा रहे होते। जोया ने फखर से अपनी एप्रन को ठीक करते हुए जवाब दिया। अब जल्दी से ये पैसे गिने, इससे पहले कि पहलवान को रास्ते में असल बात समझ आ जाए और वो वापस मुड़ पड़े। जोया ने नोटों की गड्डी अरमान की तरफ उछालते हुए बात मुकम्मल की। प्यास के मारे मेरा बुरा हाल है और ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी तपते हुए सहरा में खड़ी हूँ। जोया ने किचन की तरफ बढ़ते हुए खुद से कलाम किया। अंदर से अजीब आवाजें आ रही थी, जैसे कोई चूहा कुछ कुतर रहा हो। जोया ने रोशनी का बटन दबाया तो सामने का मंजर देखकर उसके होश उड़ गए। हाय अल्लाह, दादाजान, आप यहाँ जिंदा सलामत बैठे हैं और समोसे उड़ा रहे हैं। चुप कर जा मेरी माँ, वरना मेरा सारा मंसूबा मिट्टी में मिल जाएगा। दादाजी ने बिजली की सी तेजी से जोया का मुंह दबा के इल्तिजा की। जोया ने गुस्से से उनका हाथ हटाया और चटनी वाले मुंह की तरफ इशारा करके बोली,
दादाजी, क्या तमाशा है? आप तो बिस्तर पर आखिरी सांसें ले रहे थे और यहाँ आलू वाले समोसे चल रहे हैं। क्या आपको जरा शर्म नहीं आती कि हम सब आपके गम में नडाल है और आप यहाँ दावत उड़ा रहे हैं? मेरी जान, ये ड्रामा मैंने तुम दोनों को जोड़ने के लिए किया था, क्योंकि मैं जानता था कि जब तक मैं बिस्तर से नहीं लगूंगा तुम दोनों लड़ाका तैयारी कभी एक दूसरे के करीब नहीं आओगे। दासियान ने कुर्सी पर बैठते हुए सफाई दी। मैं इन फीके खानों से तंग आ गया था, इसलिए सोचा कि रात को एक अपनी भूख की मिटान, मगर मुझे क्या पता था कि तुम यहाँ मेरी चोरी पकड़ने पहुंच जाओगे। दादाजी ने एक और समोसा उठाते हुए बात मुकम्मल की। दादाजी, आप तो बहुत बड़े फनकार निकले और आपकी अदाकारी के सामने तो सब हार गए। जोया ने तंजिया अंदाज में अपने सामने और अपने हाथ कमर पर रखकर कहा था, अच्छा अब ये बताओ कि मेरा ये राज छुपाने की कीमत क्या होगी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम मुफ्त में खामोश नहीं रहोगी। दादाजान ने शरारत से पूछा तो जोया बोली, दादाजान, मुझे जायदाद नहीं बल्कि वो वीडियो चाहिए जिसमें अरमान भाई ने बचपन में नीली फ्रॉक पहनकर नाच किया था। और वो फ्रॉक वाला वाकया तो अरमान की जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा है। दादाजान ने हंसते हुए जवाब दिया, वो वीडियो मेरे पुराने संदूक में छुपी है और अब वो तुम्हारी हुई, मगर वादा करो कि तुम किसी को ये नहीं बताओगी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और छुपकर समोसे खाता हूँ। दादाजी ने सौदा पक्का करने के बाद अपना हाथ आगे बढ़ाया। सौदा मंजूर है दादाजी। अब अरमान भाई को पता चलेगा कि मुझसे पंगा लेना कितना महंगा पड़ता है। जोए ने दादाजी से हाथ मिलाया। किचन में कौन है और इतनी रात के लाइट क्यों जल रही है? शमो की आवाज सुनकर दादाजी अंधेरे में दबे पांव अपने कमरे की तरफ आ गए। जोया बीबी, आप यहाँ क्या कर रही है और ये समोसों की खुशबू कहाँ से आ रही है? शमो ने किचन में दाखिल होकर तफ्तीश शुरू की तो जोया ने उसे डांट कर कहा, प्यास लगी थी इसलिए पानी पीने आई थी। अब तुम जाओ और सो जाओ। कल सुबह तक ये वीडियो मेरे हाथ में होनी चाहिए दादाजी, वरना मैं सबको सच बता दूंगी। जोया ने बिस्तर पर लेटते आखिरी बार सोचा, तौबा है अरमान भाई, ये फूफो नगीना तो हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। अब ये क्या नया हंगामा है? जोया ने दुकान के बाहर एक सरकारी गाड़ी को रुकते देखकर कहा। गाड़ी में एक मोटा सा शख्स निकला जिसके हाथ में एक रजिस्टर था और उसके पीछे दो सिपाही भी थे। ये फूड इंस्पेक्टर था जिसे पुप्पो ने रिश्वत देकर बेचा था। इंस्पेक्टर ने दुकान में दाखिल होते शोर मचाना शुरू कर दिया कि मुझे शिकायत मिली है, यह सफाई का कोई इंतजाम नहीं और मिठाई में मिलावट की जा रही है। मैं अभी ये दुकान सेल करने लगा हूँ। अरमान फौरन आगे बढ़ा और अपनी किताबी इल्म का मुजाहरा करते हुए बोला, देखिए जनाब, आप कानून के खिलाफ काम कर रहे हैं। ज़ाब्ता इखलाक के सेक्शन 42 के तहत आप बिना किसी तहरीरी नोट्स के दुकान सील नहीं कर सकते। इंस्पेक्टर एक लम्हे के लिए रुक गया, अपने सिपाही से कहने लगा, अरे ये तो कोई पढ़ा लिखा हलवाई लगता है जो मुझे कानून सिखा रहा है। जोया ने देखा कि अरमान की बातों से इंस्पेक्टर मजीद गुस्से में आ रहा है। उसने जल्दी से एक मिठाई का डिब्बा उठाया और इंस्पेक्टर के हाथ में थमा दिया। इंस्पेक्टर साहब, आप गुस्सा क्यों करते हैं? ये छोटा सा तोहफा रखे और इसके नीचे ना कुछ नोट है, जरा उनका ख्याल रखिएगा। जोया ने आंख मारते हुए कहा। इंस्पेक्टर ने जब डिब्बे के नीचे हाथ मारा तो वहां उसे कुछ कागजात महसूस हुए, लेकिन जैसे उसने निकाल कर देखा तो वो असली नोट नहीं बल्कि जोया की बनाई हुई बचकाना ड्राइंग वाली पर्चियां थी। इंस्पेक्टर का पारा आसमान की तरफ पहुंच गया और चिल्लाया, ये क्या बदतमीजी है? तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? अरमान ने अपना माथा पीट लिया और जोया को पीछे धक्का दिया और इंस्पेक्टर को साइड पे ले गया ताकि उसे असली नोट देकर मामला ठंडा कर सके। जब वो वापिस आए तो जोया फखर से कह रही थी, देखा, मेरी ड्राइंग ने हम सबको बचा लिया। अरमान ने गुस्से से कहा, जोया, तुम्हारी इन हरकतों की वजह से हम किसी दिन सीधा जेल जाएंगे। अरमान, तुम इस बदबूदार जगह पर क्या कर रहे हो और तुम्हारा हुलिया क्या बन रहा है? ये आवाज अरमान की पुरानी शहरी दोस्त नताशा की थी, जो अचानक दुकान के दरवाजे पर नमदार हुई।
उसने कीमती लिबास पहन रखा था और अपनी नाक पर रेशमी रुमाल रखा था। ऐसे अदाएं दिखा रही थी जैसे वो किसी कूड़ेदान के पास खड़ी हो। हनुमान ने घबरा कर अपनी मैली कमीज देखी और बोला, नताशा, तुम यहाँ इस वक्त कैसे आ गई? मैं तो बस दादाजान की वसीयत की वजह से यहाँ फंस गया। जोया जो एक कोने में आटे की बोरियां तरतीब दे रही थी, उसने नताशा को देखा तो उसके तन बदन में जैसे आग लग गई। उसने नताशा के गुरु को खाक में मिलाने का फैसला किया और चाशनी का एक बड़ा सा चम्मच भरकर नताशा के महंगे जूतों के पास से गुजरने लगी। ओह, माफ करना बहन, मेरा पाँव फिसल गया। जोया ने जानबूझ के सारी चाशनी नताशा के जूतों पर गिरा दी और मासूमियत से बोली कि तुम्हारी बातें इतनी कर रही थी कि मुझसे रहा ही नहीं गया, और मैं सोचा थोड़ी मिठास तुम्हारे कदमों में डाल दो, शायद तुम्हारी मुंह से भी कुछ मीठा निकला। नताशा गुस्से से चीखने लगी और अपने जूते साफ करने लगी, क्योंकि अरमान बेचारा उसे मनाने में मसरूफ हो गया। चाचा शकूर जो दूर बैठे ही सारा तमाशा देख रहे थे, उन्होंने अरमान के पास आकर धीरे से कहा कि छोटे मालिक, जिंदगी का एक असूल हमेशा याद रखें कि नताशा बीबी वलायती कीकड़ की तरह है जिसमें कांटे ज्यादा होते हैं, और हमारी जोया बीबी देसी आम की तरह जो बाहर से भले सख्त लगे लेकिन अंदर से मीठी है। अब फैसला आपका है कि आपको क्या फैसला करना है। अरमान ने हैरत से चचा को देखा और अपनी जोया की तरफ मुड़ा, जो भी गुस्से में बर्तन पटक रही थी और बुलंद आवाज में कह रही थी कि यहाँ सिर्फ काम करने वालों की जगह है, फालतू लोगों की नहीं। अरमान भाई, अगर हमने कुछ ना किया तो सामने वाली चौधरी स्वीट्स की दुकान हमारे पर हमें बर्बाद कर देगी, क्योंकि उन्होंने 1 किलो के साथ 1 किलो मुफ्त की तख्ती लगा दी है। मैंने परेशानी में दुकान के चक्कर काटते हुए कहा। अरमान ने कुछ देर सोचा और बोला, हमें एक जदीद तरीके से तशहीर करनी होगी और लोगों को बताना होगा कि हमारी मिठाई बेहतरीन है। जोया ने फौरन अपना फोन निकाला और कहा, ठीक है, मैं तस्वीरें बनाती हूँ और आपकी जबरदस्ती वाली शेरवानी पहनकर मिठाई खाने की अदाकारी करें। अरमान ने बड़ी मुश्किल से वो बाहरी शेरवानी पहनी और एक लड्डू हाथ में पकड़कर खड़ा हो गया। जोया ने कहा, जरा मुस्कुराए और ऐसे जाहिर करे कि ये लड्डू खाकर आपको जन्नत का मजा आ गया। अरमान ने मुंह बनाकर कहा, जोया, ये सब बहुत बेवकूफाना लग रहा है और मैं कोई मस्खरा नहीं हूँ जो इस तरह करूं। उन दोनों की इसी बात पर बहस शुरू हो गई और जोया का हाथ फोन के उस बटन पर लग गया जिससे मंजर बराह रास्त पूरी दुनिया को नजर आने लगा। लोगों ने देखा कि एक लड़का शेरवानी पहने लड्डू हाथ में लिए एक लड़की से झगड़ रहा है और लड़की उसे डांट रही है। लोगों को उनकी ये नोकझोंक इतनी पसंद आई कि देखते ही देखते हजारों लोग उस मंजर को देखने लगे और तबसरों में लिखने लगे कि ये कितना प्यारा जोड़ा है। जोया को जब एहसास हो कि सब कुछ बराह रास्त चल रहा है तो उसने जल्दी से फोन बंद किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हर जगह उनकी लड़ाई के चर्चे थे। अरमान ने गुस्से से अपनी शेरवानी का बटन खोला और बोला, मुबारक हो जोया, अब पूरा शहर हमारी मिठाई का नहीं बल्कि हमारी लड़ाई का इंतजार करेगा। जोया बीवी जल्दी बाहर आए, ग्राहकों की लाइन लगी हुई है और मिठाई कम पड़ गई है। चाचा शकूर ने जोश में आकर आवाज लगाई। वायरल होने वाली लड़ाई ने जादू कर दिया था और अब लोग मिठाई खरीदने से ज्यादा उन दोनों को एक साथ देखने के लिए दुकान पर जमा हो रहे थे। एक नौजवान लड़का जो अपने आप को इंटरनेट का माहिर कह रहा था अपना माइक लेकर अंदर दाखिल हुआ और पूछने लगा, जनाब, आप दोनों की शादी कब हो रही है, क्योंकि पूरी दुनिया आपकी जोड़ी की दीवानी हो गई है। अरमान और जोया ने एक दूसरे को देखा और एक साथ चिल्लाए, कभी नहीं, हमारी शादी कभी नहीं हो सकती। ये सुनकर ग्राहक हंसने लगे और कहने लगे, मियाँ बीवी में ऐसी लड़ाई तो होती रहती है। उपो नगीना जो भीड़ में चुप कर ये सब देख रही थी, उनके कलेजे में जैसे सांप लौट रहे थे। उन्होंने सोचा कि अगर ये दुकान ऐसे ही चलती रही तो जायदाद उनके हाथ से निकल जाएगी। इसलिए उन्होंने चुपके से दुकान के पिछले हिस्से में जाकर बिजली के तार काट दिए। एकदम से पूरी दुकान में घुप अंधेरा छा गया और ग्राहकों में अफरा तफरी मच गई। जोया जो पहले ही अंधेरे से घबराती थी, उसने जोर से चीख मारी,
उसे कुछ समझ ना आया कि उसने पास खड़े अरमान का बाजू मजबूती से पकड़ लिया। अरमान भी बचाए, यहाँ कोई जिन आ गया है। जोया ने डरते डरते उससे उसका हाथ थामा और धीमी आवाज में बोला, जोया खामोश हो जाओ, मैं यहाँ मौजूद हूँ और कोई जिन नहीं आया, बस बिजली चली गई थी। तुम जरा हिम्मत से तो काम लो। अरमान भाई आप कहाँ हैं? मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा और मुझे बहुत डर लग रहा है। जोया की आवाज कांप रही थी। उसने अरमान का बाजू अपनी मजबूती से थाम रखा था। अरमान ने जब जेब से फोन निकाला और उसकी रोशनी जलाई तो देखा जोया डर के मारे उसके पीछे करीब खड़ी है। रोशनी में अरमान की नजर जोया के चेहरे पर पड़े, जहां सफेद आटा लगा हुआ था और वो किसी मासूम बच्चे की तरह लग रही थी। अरमान के दिल में पहली बार जोया के लिए एक नरम गुस्सा पैदा हुआ और वो हंस पड़ा। तुम्हारे चेहरे पर आटा लगा है, जरा रुको, मैं साफ कर देता हूँ। अरमान ने बड़ी नरमी से अपना रुमाल निकाला और जोया के गाल से आटा साफ करने लगा। जोया खामोशी से उसे देखती रही और उसी लम्हे दुकान का सारा शोरगुल जैसे खत्म हो गया। अभी वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख ही रहे थे कि अचानक बिजली वापस आ गई और दुकान रोशनी से जगमगा उठी। सामने नताशा खड़ी थी, जिसके चेहरे पर हैरत और गुस्से के मिले जुले तासुरात थे। वाह अरमान, यहाँ तो कोई रोमांटिक फिल्म चल रही है और मैं पागलों की तरह तुम्हारा बाहर इंतजार कर रही थी। नताशा ने तंजिया अंदाज से कहा। अरमान ने फौरन जोया से अपना हाथ छुड़ाया और पीछे हटकर बोला, नताशा तुम गलत समझ रही हो। जोया अंधेरे से डर गई थी, इसलिए मैंने बस इसे तसल्ली दे रहा था। जोया को अरमान का इस तरह फौरन पीछे हटना बहुत बुरा लगा। उसने गुस्से से नताशा को देखा और बोली, हाँ, यहाँ फिल्म ही चल रही है और तुम इस फिल्म की हीरो विलन हो, जो हमेशा गलत वक्त पर टपक पड़ती हो। नताशा पैर पटकती हुई बाहर निकल गई और अरमान उसके पीछे भागा, जबकि जोया वहीं खड़ी अपनी नम आंखों को साफ करने लगी। अरमान भाई, मेरी बात माने, वो औरत कोई दवाई बदल रही थी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। जोया ने हाँफते हुए अरमान को बताया, जो दुकान के हिसाब किताब में मसरूफ था। जोया भी हवेली से भागती हुई आई थी, क्योंकि इसने पुप्पो नगीना को दादाजी के कमरे में कुछ मशकूक हरकतें करते देखा था। उसे यकीन था पुप्पो दादाजी को नुकसान पहुंचाना चाहती है, ताकि जायदाद का फैसला जल्द हो सके। अरमान ने बेजारी से जोया की तरफ देखा और अपना रजिस्टर बंद कर दिया। जोया, बस कर दो, अब तुम्हारे इन ड्रामों से मैं तंग आ चुका हूँ। वो मेरी सगी पुप्पो है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। अरमान ने सख्त लहजे में कहा। जोया ने तड़प कर कहा, अरमान भाई, मैं झूठ नहीं बोल रही, वो वाकई कोई शीशी बदल रही थी। अब चलकर देखे तो सही। अरमान ने गुस्से से मेज पर हाथ मारा और चिल्लाया, तुम सिर्फ मेरी फैमिली के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना चाहती हो, ताकि दादाजी की नजरों में तुम अच्छी बन सको। लेकिन याद रखना, मैं तुम्हारी इन बातों पर कभी यकीन नहीं करूंगा। जोया की आंखों से आंसू बहने लगे और उसका दिल टूट गया कि जिस शख्स के लिए वो दिन रात मेहनत कर रही थी, उसे इस पर जरा भी भरोसा नहीं है। ठीक है अरमान भाई, अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो फिर मेरा यहाँ कोई काम नहीं है। आप अपनी दुकान और अपनी फैमिली संभालें, मैं जा रही हूँ। जोया ने सिसकते हुए कहा और अपना एप्रन उतार कर वहीं फेंक दिया और दुकान से बाहर निकल गई। और अरमान वही खड़ा रहा, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि जोया के जाते ही दुकान की सारी रौनकें उसके साथ ही चली गई है। चाचा शुक्र, ये जलेबियां क्यों चल रही है और ग्राहक वापस क्यों जा रहे हैं? अरमान ने झिंझला कर पूछा, क्योंकि जोया के जाने के बाद से दुकान पर जैसे कोई मनहूस साया पड़ गया था। कोई भी काम ठीक से नहीं हो रहा था और अरमान को समझ नहीं आ रहा था कि वो अकेला आखिर क्या क्या संभाले। नताशा पास बैठी अपने नाखून पॉलिश कर रही थी और बोली कि अरमान छोड़ो ये सब बेकार काम। अच्छा हुआ वो जाहिल लड़की चली गई। अब हम ये दुकान किसी को बेच देते हैं और फिर हम शहर वापस चलते हैं। अरमान को नताशा की बात सुनकर पहली बार उस पर शदीद गुस्सा आया, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ कहता, चाचा शुक्र बोल पड़े, छोटी मालिक, आपको शायद इल्म नहीं है कि वो लड़की जिसे आपने भगा दिया है,
वो सारी रात जागकर मिठाई के नए नुस्खे तैयार करती थी ताकि आपका नाम रोशन हो सके। और वो आपकी हर बुराई खुद पर ले लेती थी ताकि आपको दुख ना पहुंचे। चचा की बातें अरमान के दिल पर हथौड़े की तरह लगी और उसे अपनी तमाम गलतियों का एहसास होने लगा। वो समझ गया कि जोया के बगैर ये दुकान और उसकी जिंदगी दोनों अधूरे हैं। अरमान ने नताशा की तरफ देखा और दो टोक लहजे में कहा, नताशा, तुम जा सकती हो क्योंकि मेरा अब तुम्हारे साथ कोई वास्ता नहीं और मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत को खोने नहीं दे सकता। नताशा कुछ कहने ही वाली थी कि अरमान ने उसे वहीं छोड़ा और तेजी से बाहर की तरफ भागा ताकि जोया को रोक सके। और इससे पहले कि वो हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से चली जाए, उसे अब सिर्फ जोया से माफी मांगनी थी और उसे वापस लाना था। जोया, ठहरो, खुदा के लिए रुक जाओ और इस बस में सवार मत होना वरना मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अरमान ने हाँफते हुए ऊंची आवाज में पुकारा और बस के अड्डे पर खड़ी जोया का रास्ता रोक लिया। जोया ने गुस्से से अपना बैग कंधे से फिर संभाला और मुंह फेर कर बोली, अब आप यहाँ क्या लेने आए हैं? अरमान साहब, जाइए, जाकर अपनी पढ़ाई लिखाई और अपनी शहरी दोस्त को संभाले, मेरा भी राज पीछे छोड़ दे। अरमान ने जब देखा कि जोया मानने वाली नहीं है तो सबके सामने अड्डे की मिट्टी में अपने घुटनों के बल बैठ गया और कान पकड़ कर बोला, जोया, मैं तस्लीम करता हूँ कि मैं एक नंबर का उल्लू बल्कि गधा हूँ जो तुम्हारी सच्चाई को नहीं समझ सका। अब ये तमाम लोग देख रहे हैं और मैं तब तक नहीं उठूंगा जब तक तुम मुझे माफ नहीं कर दोगी और मेरे साथ वापस नहीं चलोगी। जोया ने आसपास खड़े लोगों को हंसते हुए देखा तो उसे शर्म आ गई, लेकिन उसके दिल में अरमान के लिए जगह बन चुकी थी। जोया के लोगों पर एक शरारती सी मुस्कुराहट आई और उसने अरमान को उठाते हुए कहा, अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ, लेकिन याद रखना तुम वाकई एक बहुत बड़े उल्लू हो, लेकिन सिर्फ मेरे वाले उल्लू, इसीलिए आप ज्यादा ड्रामा मत करो। अरमान ने खुशी से जोया का हाथ थामा और बोला, चलो अब जल्दी करो वरना चाचा शकूर ने किचन में सचमुच आग लगा देंगे और फिर हम लड्डू नहीं बल्कि सिर्फ कोयले बेचने के काबिल रह जाएंगे। जोया हंसते हुए अरमान के साथ वापस दुकान की तरफ रवाना हो गई। दादाजी, आप, ये क्या हो रहा है? और आप कढ़ाई के सामने खड़े होकर जलेबियां भी तल रहे हैं? अरमान और जोया ने जैसे ही दुकान में कदम रखा तो उनकी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गई, क्योंकि जो दादाजी कल तक बिस्तर से लगे बैठे थे वो आज चुस्ती से जलेबियां निकाल रहे थे। दादा जी ने एक कहका लगाया और बोले, बस बच्चों, अब बहुत हो गया अदाकारी का ड्रामा। मैं लेटे लेटे और समोसे छुपाकर खाते खाते ना अब तंग आ गया था, इसीलिए सोचा कि बाहर आ ही जाओ। अभी वो बातें कर ही रहे थे कि बाहर से पुलिस की गाड़ियों की सायरन की आवाज सुनाई थी और पुलिस वाले पप्पू नगीना को हथकड़ी लगाकर अंदर लाए। जोया फखर से अरमान की तरफ देखने लगी और बोली, मैंने जाते जाते पुलिस को कॉल कर दी थी क्योंकि मेरे पास वो शीशी मौजूद थी जो पप्पू ने बदली थी और अपनी उनके किए की सजा मिलकर रहेगी। पप्पू नगीना पैर पटकते हुए पुलिस के साथ चली गई और नताशा भी अपना बैग उठाकर गुस्से में वहां से भाग निकली। दादाजी ने अरमान और जोया के सर पर हाथ रखा और जज्बाती लहजे में कहा, बच्चों, वो वसीयत तो महज एक बहाना थी तुम दोनों को करीब लाने का, क्योंकि मैं जानता था कि जब तुम दोनों मिलकर काम करोगे तो एक दूसरे की कदर समझोगे। वसीयत तो शायद बहुत छोटी चीज है, लेकिन तुम दोनों की ये मोहब्बत अब सच्ची निकल आई और यही मेरी सबसे बड़ी जायदाद है। अरमान ने जोया की तरफ देखा और जोया ने शर्माते हुए नजरें झुका ली, क्योंकि अब उनके दरमियान कोई भी गलत फहमी बाकी नहीं रही थी। अरमान साहब, जरा जल्दी हाथ चलाए, ग्राहकों की लाइन लगी है और आप है कि बातों में मगन है। जोया ने काउंटर पर बैठकर बड़ी शान से अरमान को हुक्म दिया, जो कि अब बरकत स्वीट्स का नाम बदलकर जोया एंड अरमान स्वीट्स रख चुका था। दुकान पर ग्राहकों का इतना रश था कि पैर रखने की जगह तक नहीं थी और बबन, जो कभी मोहल्ले में आवारागर्दी करता था, अब साफ सुथरा लिबास पहनकर वेटर बन चुका था
और फिर अब ग्राहकों को वो मिठाई भी पेश कर रहा था। दादाजी दुकान के एक कोने में आरामदायक कुर्सी पर बैठे सुकून से लड्डू खा रहे थे और अपनी मेहनत का फल देखकर खुश हो रहे थे। अरमान काम से थोड़ी देर के लिए फारिग हुआ और जोया के पास आया और धीरे से पूछने लगा, वैसे जोया, एक बात तो बताओ, जो नमकीन लड्डू वाली तरकीब वाकई बनाई थी या तुमने वहां पर कोई कहानी बनाई थी? जोया ने जोरदार कहका लगाकर बोली, अरमान भाई, वो तो मैंने मौका देखकर तुक्का मारा था, वरना मुझे क्या पता था कि सॉलिड कैरेमल क्या होता है। अरमान भी जोया की बात सुनकर हंस पड़ा और बोला कि तुम वाकई कमाल हो जोया, और तुम्हारे इस तुक्के ने तो हमारी जिंदगी ही बदल दी, वरना तो मैं अब तक लैपटॉप पर हिसाब किताब ही कर रहा होता। दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगे और कैमरा आहिस्ता आहिस्ता दुकान से दूर होने लगा, क्योंकि पसे मंजर में खुशी का गीत बजने लगा, क्योंकि उनकी अनोखी और मीठी मोहब्बत को बयान कर रहा था। अरमान, ये बताए कि कल के लिए मिठाई का क्या मेन्यू होगा, क्योंकि आज तो सब कुछ खत्म हो गया है और ग्राहकों की फरमाइश बढ़ती ही जा रही है। जोया ने दुकान की शटर के पास खड़े होकर अरमान से पूछा, जबकि आसमान पर सितारे चमकने लगे थे। अरमान ने जोया के करीब आकर उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए बोला, कल हम अपनी दुकान की सबसे खास मिठाई तैयार करेंगे, जिसका नाम होगा मोहब्बत के लड्डू। और ये सिर्फ उन लोगों को मिलेंगे जो लड्डू छोड़कर तैयार करना चाहते हो। जोया ये सुनकर शर्मा शर्मा गई और उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया, लेकिन उसकी मुस्कुराहट उसकी खुशी का पता दे रही थी। अरमान ने जैसे ही दुकान का शटर नीचे गिराया तो उस पर एक बड़ी तख्ती लटक रही थी, जिस पर लिखा था कि हाँ, झगड़ा करना सख्ती से मना है और सिर्फ प्यार करने की इजाजत है, क्योंकि इस दुकान की हर मिठाई में अब मोहब्बत की चाशनी शामिल है। शटर के नीचे गिरने की आवाज के साथ ही दुकान के बाहर लगी रंग बिरंगी लाइटें जल उठी, जो एक नई जिंदगी की नवीं दे रही थी। ये दुकान सिर्फ मिठाई बेचने का मरकज नहीं रही थी, बल्कि उन दो दिलों के मिलने की जगह बन चुकी थी, जो कभी एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते थे। जोया ने अरमान का हाथ थामा और वो दोनों घर की तरफ चल दिए, जबकि पीछे रह जाने वाली दुकान की दीवारें अब भी उनके कहकों और नोकझोंक की गवाह थी।